हेलो एवरीवन। आज हम लोग चालू करेंगे न्यूटन का जो गति का नियम है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये स्पेशली आपके लिए ग्रुप एक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत बेसिक उसमें पूछा जाता है, सो आपको एडवांस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना पॉइंट आपको बताऊंगा उसको आपको याद कर लेना है कैसे भी करके। और एक जानकारी मैं बता दूं, आपका 24 जुलाई से आपका पेपर है जो ऑनलाइन होगा। इसको फेज़ 1 कहते हैं। तो 24 जुलाई से पेपर है। सो आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं उसको बता दे रहा हूँ। आपको उसी से रिलेटेड तैयारी आपको करनी है। ओके, सो डिटेल में बहुत ज़्यादा आपको नहीं जाना है। देखिए बल क्या होता है। बल देखिए क्या होता है। बल किसी स्थिर वस्तु पर लगाया जाता है तो वस्तु गति में आ जाती है। अगर स्थिर वस्तु है कोई तो अगर उस पर बल लगाओगे तो वो क्या करती है कि गति में आ जाती है। और यदि किसी यह बल क्या कर सकता है, किसी वस्तु को त्वरित कर सकता है, मंदित कर सकता है। त्वरित का मतलब होता है वेग को बढ़ा देना, और मंदित का मतलब क्या होता है, वेग को घटा देना। ये होता है। तो त्वरित भी कर सकता है, वेग बढ़ा भी सकता है, दिशा भी मोड़ सकता है। तो वेग में क्या क्या हो सकता है, वेग में बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसकी दिशा को मोड़ सकता है। तो तीनों चीज़ें ये बल कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो ये करता है या प्रयास करता है तो उसको हम लोग बल कहते हैं। सो डेफिनेशन तो पूछा नहीं जाएगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि बल क्या कर सकता है। वेग को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, दिशा मोड़ सकता है। तीन बातें याद रखनी है। बल के प्रकार क्या होते हैं, बल कितने प्रकार का होता है। तो बल मूल रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है क्षेत्र फोर्स, फील्ड फोर्स जिसको कहते हैं। यानी ऐसे फोर्स में आपको टच की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे पृथ्वी लगाती है किसी वस्तु पर तो वो क्या करती है, टच तो करती नहीं किसी को। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर से कोई जंतर मंतर निकलता है, हाथ निकलता है और किसी वस्तु को नीचे खींच लेती है, ऐसा नहीं होता है। तो क्षेत्र बल इसको कहेंगे जिसमें क्या होता है कि वस्तुओं के बीच संपर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे आप किसी गाड़ी को चलाएंगे तो आपको उसको टच करना पड़ेगा, छूना पड़ेगा, तभी आप उसको धक्का दे पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं दे पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो संपर्क की आवश्यकता अगर नहीं है तो उसको हम लोग क्षेत्र बल कहेंगे। यदि संपर्क की आवश्यकता है, संपर्क बल में दो वस्तुएं एक दूसरे पर समान तथा विपरीत दिशा में बल आरोपित करती हैं। ओके, यदि संपर्क घर्षण विहीन है तो संपर्क बल उभयनिष्ठ पृष्ठ के लंबवत लगता है तथा लंबवत क्रियाबल कहलाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि बल क्या होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। क्षेत्र बल जिसमें आपको टच करने की आवश्यकता नहीं होती है, और एक संपर्क बल होता है जिसमें संपर्क करना होता है। ओके, तो संपर्क में दो बल आपको पढ़ने हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, हम लोग उसको अभी पढ़ेंगे। कुछ जितना ज़रूरी है उसको पढ़ेंगे। देखिए बल के बारे में ये याद रखना है, बल एक सदिश राशि है और एसआई मात्रक में बल का मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। ओके, यदि किसी बल पर सभी संयुग्मी बलों का परिणामी शून्य हो तो वह पिंड जो होता है संतुलन में होता है। यानी कि अगर सभी बलों का जो योग है वो शून्य होता है, जैसे मान लो अगर किसी पिंड पर एक इधर लग गया बल और उतना ही बल इस दिशा में लग गया, तो क्या होगा, ये वस्तु कहीं नहीं जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे कि पिंड जो है संतुलन में है। यानी कि सभी बलों का जो परिणामी है वो शून्य रहेगा, तो वस्तु कहीं नहीं जाएगी, यानी संतुलन में रहेगी। नेक्स्ट टाइटल जो देखेंगे हम लोग वो है आपका जड़त्व। जड़त्व देखिए क्या होता है। जड़त्व क्या होता है, प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अथवा गति की अवस्था में होने में अगर रहती है तो उसको उसी में बना रहना चाहती है। यानी कि विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, गति में है तो गति में रहना चाहती है। तो अगर इसमें कोई परिवर्तन करते हैं तो वो उसका विरोध करती है। इसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है ना। जड़त्व आप लोग जानते ही होंगे। जड़त्व तीन प्रकार का होता है। विराम का जड़त्व होता है, कोई वस्तु रुकी है तो रुकी ही रहना चाहती है। ओके, जैसे आप लोग उदाहरण में देखोगे बस के अचानक चलने से यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, तो कौन सा जड़त्व है, ये विराम का जड़त्व है। ओके, सो ये पढ़ सकते हैं आप लोग। और अगर इसमें देखोगे, देखिए अगला है गति का जड़त्व। ये याद रखना है सब कुछ पॉइंट। गति का जड़त्व का उदाहरण भी याद रखना है। गति का जड़त्व क्या होता है, जैसे कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहती है। वह गति का जब परिवर्तन करेंगे तो वो विरोध करेगी। जैसे अगर चलती हुई गाड़ी है तो अगर ब्रेक मार देता है तो आप आगे की तरफ चल जाते हैं। वो कौन सा जड़त्व होता है, वो गति का जड़त्व होता है। दिशा का जड़त्व क्या होता है, जैसे आप लोग कहीं टर्निंग पे क्या होता है, टर्निंग पे जैसे ही कार मुड़ती है आप बाहर फेंका जाते हैं, कोई चीज़ें बाहर फेंका जाती है, तो वो कौन सा जड़त्व है, दिशा का जड़त्व होता है। बाहर की तरफ झुक जाते हैं, ये ऐसा होता होगा, तो ये दिशा का जड़त्व है। आगे देखिए रेखीय संवेग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। रेखीय संवेग क्या होता है, कैसे होता है, फार्मूला याद रखना है और इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो याद रखना है। देखिए किसी कण का द्रव्यमान यम और उसका वेग का गुणनफल, यानी यम और वी का जो गुणनफल होता है रेखीय संवेग कहलाता है। इसको पी से दिखाते हैं।
तो P बराबर एम बी, ये फार्मूला याद होना चाहिए। ओके, यह एक सदिश राशि है, यह भी इंपॉर्टेंट है, और जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। यानी अगर आपसे पूछेगा कि संवेग की दिशा किधर होती है, यानी P की दिशा किधर होती है, तो आपको बताना है वेग की दिशा में, यानी P बराबर एम बी है तो वेग की दिशा में होगी। और इसका SI मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, क्योंकि यम है, यम मास है, मास का मात्रक किलोग्राम, और वेलोसिटी है तो मीटर प्रति सेकेंड। ये यहाँ से क्लियर हो गया। संवेग बराबर P बराबर एम बी, सदिश राशि है, और इसकी दिशा वेग की दिशा में होगी, SI मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखते हैं बल का आवेग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए, जब कोई नियत बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, ठीक है, तो बल का आवेग कण और समय के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो जो बल का आवेग होता है वो क्या होता है, बल गुणे समय, और ये जो आता है बराबर संवेग परिवर्तन की। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि बल गुणे समय जो होता है ये संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। और बल गुणे समय को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, संवेग परिवर्तन। ओके, इसका एप्लीकेशन अगर आप लोग देखोगे तो जैसे मान लो साकर वगैरह होता है ना, इसी पे काम करता है। इसमें अगर मान लो कहीं गड्ढे में कूदता है तो बल होता है, और समय जितना ज़्यादा बढ़ाओगे तो संवेग परिवर्तन क्या होगा, उसके हिसाब से होगा। देखिए, आवेग क्या एक सदिश राशि है, ये याद रखना है। पूछा गया था कि आवेग किस प्रकार की राशि है। देखिए, नॉर्मल पूछे जाएंगे, कोई सवाल नहीं देखा कि आप इतना दिया है, इतना दिया है और आपको ये बताना है वो बताना है, नहीं, आपको इसके फैक्ट याद रखनी है कि आवेग क्या होता है, एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा जो होती है बल की दिशा में होती है। आवेग की दिशा किधर होगी, बल की दिशा में। और आवेग का SI मात्रक न्यूटन सेकेंड है, इंपॉर्टेंट है। बल का मात्रक न्यूटन, टाइम का मात्रक सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड, ठीक है। जैसे अगर आवेग में देखोगे तो किसी दीवार से गेंद का टकरा कर वापस आना, देखो ये कब काम करेगा, जब बल बहुत थोड़े समय के लिए कार्य करता है। जैसे आप दीवार पे जब टकराती है तो टकराने का जो टाइम होता है, यानी कि जो संपर्क टाइम होता है, जिस समय गेंद और दीवार चिपके हुए होते हैं, वो समय कितना होता है, बहुत ही कम होता है। तो उस टाइम हम लोग आवेग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये पूरा लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि एक क्रिकेट बॉल खिलाड़ी जो है, इसको हम लोग टीचमेंट पे देखेंगे। एक वैसे बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बल पूछा हुआ है, खिलाड़ी द्वारा आरोपित बल, तो यह पूछा हुआ है। टाइम दिया हुआ है कि 0.1 सेकेंड में पकड़ लेता है, और 10 मीटर पर सेकेंड से चाल से गति करते हुए, और यम दिया हुआ है। तो यम का रख सकते हैं, वी अंतिम वेग कितना हो जाएगा, बाद में 0 हो जाएगा, है या नहीं। पकड़ लेगा तो वो गेंद रुक जाएगी, और शुरू में कितनी थी, 10 थी, तो वहाँ पर सब रख के मान निकालेंगे तो फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन आएगा। आप करके देखिएगा, अगर प्रॉब्लम होगी तो ऐप पे पूछ लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, न्यूटन के गति का नियम। तो न्यूटन के गति विषयक 3 नियम हैं जो इस प्रकार है। पहला नियम है, इसको याद रखना है, सब कुछ सब याद रखना है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक समान रेखी गति कर रही है तो एक समान रेखी गति करेगी। यानी कि उस पर बाह्य बल नहीं लगता है, तो वो अगर रुकी रहेगी तो रुकी ही रहेगी, और चलती रहेगी तो चलती ही रहेगी, ठीक है ना। ये याद रखना है, यही प्रथम का नियम है। जैसे कोई पुस्तक पे रखी मेज़ पर रखी कोई अगर पुस्तक है, तो वो पुस्तक कब तक नहीं चलती है, जब तक आप उस पर धक्का नहीं लगाएंगे, बल नहीं लगाएंगे। तो जब तक बल नहीं लगाएंगे वो पुस्तक वैसे ही रहेगी। इसी तरह से जब एक समान कोई वस्तु गतिमान रहती है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगाएगा। लेकिन बाहर से हमेशा एक फोर्स लगने लगता है, जिसको आप लोग घर्षण कहते हो। इसीलिए वस्तु जो होती है गति करती हुई जाकर रुक जाती है। लेकिन पृथ्वी जो है अनंत काल से गति कर रही है, लेकिन वो रुक नहीं रही है। रीज़न क्या है वहाँ पे, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर कोई घर्षण नहीं है, किसी घर्षण रूट पे नहीं चल रही है, वो निर्वात में है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। द्वितीय नियम जो है, द्वितीय नियम क्या कहलाता है कि वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, ये याद रखना है, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जो संवेग परिवर्तन होता है, आपको ये याद रखना है कि F बराबर जो होता है वो dp/dt, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। F बराबर m में न्यूटन का दूसरा नियम नहीं है, ये याद रखना है कि F बराबर m में न्यूटन का दूसरा नियम नहीं है, ये वाला है। क्योंकि इसमें लिखा है कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है। सो ये फैक्ट आपको याद रखना है। F बराबर m में भी याद रखना है, और ये F बराबर dp/dt। बट एक बात याद रखना कि द्वितीय नियम जब भी पूछेगा तो द्वितीय नियम ये वाला बोलेंगे, ये वाला नहीं बोलेंगे। ओके, देखिए, अतः जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु में क्या करता है, उत्पन्न त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि F बराबर m में, यानी वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना बल लगाएं ये पता चल जाएगा। ठीक,
तृतीय नियम क्या होता है, इसको क्रिया प्रतिक्रिया याद रखना है आपको। एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर कहा जाता है इसको। न्यूटन का तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी कि जब भी बल पेयर, हमेशा बल जो होता है पेयर में लगता है, यानी जोड़े में रहता है, उसमें एक एक्शन होता है एक रिएक्शन होता है। आप जब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो अभी आपको अपोजिट दिशा में बल लगाएगी। ओके, जैसे नाव पर से आप कूदते हैं तो उस पर पीछे की तरफ बल लगाते हैं, तो आपको नाव आगे की तरफ, तभी नाव देखोगे पीछे जाती है और आप ऊपर चले जाते हो। सो ये सब पॉइंट है जो आप देख सकते हो। ओके, देखिए अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट है सब। तो यही सब है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किससे रिलेटेड है और बाकी चीज़ें। अब देखिए रेखीय संवेग और संरक्षण का सिद्धांत, तो ये फैक्ट याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ये पूरा डेफिनेशन आपको याद रखना है। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया जाता है कि यदि वस्तुओं के निकाय पर बाह्य बल आरोपित न हो, यानी बाह्य बल जीरो हो, ये याद रखना है ये पॉइंट, बाह्य बल आरोपित न हो तो निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। कुल संवेग क्या होता है, यम वी, सबका यम वी क्या होता है, जोड़ेंगे तो वो क्या होता है, संरक्षित रहता है, यानी समान रहता है किसी भी समय पे। तो इससे स्पष्ट है कि पिंड में जितना संवेग परिवर्तन होगा दूसरे पिंड में उतना ही संवेग में परिवर्तन विपरीत दिशा में होगा। बस आपको क्या याद रखना है कि बाह्य बल नहीं लगेगा तो निकाय का संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, ये याद रखना है। और ये याद रखना है कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2 के। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, कि संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। तो होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग, ये जितना भी फैक्ट मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको याद रख लेना आपको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट है, लिफ्ट में कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका भार है अलग अलग टाइम पे। अब मुझे आप एक चीज़ बताइएगा, जैसे झूला झूलते होंगे तो झूले में देखिए जब आप लोग ऊपर जाते हैं तो उस टाइम लगता है कि बहुत दबाव डाल रहे हैं आप लोग, झूले से जो फर्श है उसको दबाव डाल रहे हैं, लेकिन जब आप लोग नीचे आते हैं तो बहुत हल्का लगता है। ओके, तो देखिए ऊपर जाते हैं तो लगता है भार बढ़ रहा है और नीचे जाते हैं कि लगता है कि हल्के हो रहे हैं, तो ध्यान रखना है, यही सब चीज़ें हैं। लेकिन यदि लिफ्ट जो है विरामावस्था में रहे, रुकी हुई है, तो क्या होता है, जो भार होता है वो mg के बराबर होता है। और यदि लिफ्ट ऊपर जाती है, यानी आप ऊपर जाएंगे तो भार बढ़ा हुआ रहेगा, यानी mg प्लस ए, कि ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है और ए एक्सीलरेशन से नीचे आएगा तो क्या होगा, अगर ऊपर जाता है तो भार बढ़ेगा और अगर नीचे जाएगा तो भार घटेगा। ये तीनों चीज़ें mg माइनस ये याद रखना है। माइनस क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि नीचे आ रहे हो, नीचे आओगे तो भार घटेगा, ऊपर जाओगे तो भार बढ़ेगा, ये आपको याद रखना है। ओके, और देखो जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो किस तरह से नीचे आओगे, जी से ही नीचे आओगे, तो उस टाइम आर का वैल्यू जीरो होता है, भारहीनता की स्थिति होती है। अगर आपसे पूछे भारहीनता कब होती है, तो अगर कोई लिफ्ट जो है उसकी रस्सी टूट जाएगी, तो रस्सी टूटेगी तो फ्री फॉल करेगा, उसको हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल, ये तीनों केस याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे घर्षण। घर्षण देखिए क्या करता है, ये सापेक्ष गति का विरोध करता है। एक ऐसा बल होता है कि जो सापेक्ष गति का विरोध करता है। अब सापेक्ष गति क्या होती है, जैसे मान लो ये दो चीज़ें हैं और एक दूसरे पर रखी हुई हैं, तो अगर मान लीजिए मैं इसको अगर इधर खींचूंगा तो ये वस्तु जो है इसको जाने नहीं देगी इस साइड, तो उसको क्या करेगी, अपनी दिशा में इसको बल लगा के खींचना प्रयास करेगी। और इसी बल को जो सापेक्ष गति है, यानी कि ये चाहते हैं एक दूसरे के सापेक्ष में स्थिर रहें, दोनों एकदम चिपक के रहें, एक दूसरे के सापेक्ष सरके नहीं, चल ना पाएँ, तो इसको हम लोग कहते हैं कि यही जो बल है, यानी कि एक साथ रखने की जो टेंडेंसी, इसी को हम लोग कहते हैं घर्षण। हमेशा याद रखना है कि घर्षण दोनों वस्तुओं को एक साथ रखने का प्रयास करता है, उसको चलने नहीं देता। इसीलिए क्या होता है, जब आप किसी सड़क पे बाइक चलाते हैं या कुछ भी चलाते हैं तो पहिया तो गतिमान होता है, पहिया तो गतिमान होता है, लेकिन सड़क तो स्थिर रहती है। तो इसीलिए सड़क बार बार कोशिश करती है कि आपको क्या करे, आपको गतिमान करे। ओके, सॉरी, पहिया क्या, देखो सड़क क्या चाहती है, सड़क चाहती है कि पहिया को रोक दें, और पहिया क्या चाहता है कि सड़क को लेके चलें। तो इसीलिए देखोगे जो पहिया होता है ज़मीन मतलब खोद देता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अब बस ये याद रखना है कि घर्षण क्या होता है कि वो सापेक्ष गति का विरोध करता है, और इसी बल को हम लोग कहते हैं घर्षण। देखिए यदि वस्तु स्थिर है तो इस पर कोई बल आरोपित नहीं है, तो इस पर घर्षण बल शून्य होगा, यानी कोई स्थिर रुकी हुई वस्तु रहेगी तो उस पर घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। अब इसमें याद रखना कुछ फैक्ट, यही सब याद रखना है कि जैसे पूछा जाएगा आपसे कि घर्षण क्या है, तो आपको बताना है कि सापेक्ष गति का विरोध करता है। ओके, घर्षण के प्रकार देखोगे तो पहला है स्थैतिक घर्षण। देखिए स्थैतिक घर्षण क्या होता है,
जब कोई वस्तु है उसको चलाने के लिए आप लोग कितना मैक्सिमम फोर्स लगाते चले जा रहे हो। फोर्स लगाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी सी लगाओगे तुरंत चलना स्टार्ट कर देगी। तो जब तक फोर्स लगा रहे हो ये चलेगी नहीं, लेकिन आप फोर्स लगा रहे हो, तो जितना ये बल लगा रहे हो यही बल पीछे से इसका मतलब कोई लगा रहा हो, तभी तो ये नहीं चल रही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्थैतिक घर्षण। इंपॉर्टेंट है। स्थैतिक घर्षण कब काम करता है? जब वस्तु रुकी हुई होती है। तो जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में विरामावस्था में होती हैं तो इनके अणुओं के बीच आपेक्षिक गति होने से पूर्व, यानी गति नहीं हो रही है उससे पहले ही जो घर्षण कार्य करता है वह स्थैतिक घर्षण कहलाता है। स्थैतिक घर्षण का मान स्वतः समायोजित होता है, ये याद रखना है। सेल्फ एडजस्टरी होता है, एडजस्टिंग होता है। इसका मतलब होता है कि आप बाहर से जितना फोर्स लगाएंगे घर्षण बल उतना ही बढ़ता जाएगा। ज़्यादा बढ़ाएंगे तो घर्षण बल बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो एक लिमिट के बाद वो घर्षण बल क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। ओके, तो स्थैतिक घर्षण बल के बारे में याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ याद रहे या न रहे, स्वतः समायोजित होता है और यह स्थिर रहेगा जब वस्तु तभी कार्य करता है। ये आपको बातें याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सीमांत घर्षण। देखिए, सॉरी, देखिए आप लोग, अगला है सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसका फार्मूला भी। यह स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सीमांत घर्षण। इस घर्षण पे के बाद वस्तु चलना स्टार्ट कर देती है, यानी कि मैक्सिमम किसी चीज़ को चलाने के लिए घर्षण कितना मतलब प्रयास कर सकता है कि उसको रोके रहें। तो घर्षण जितना मैक्सिमम प्रयास कर दे सकता है वही इसको कहते हैं हम लोग स्थैतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान को हम लोग कहते हैं सीमांत घर्षण। ठीक है ना। और सीमांत घर्षण को इंग्लिश में FL से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो होता है नॉर्मल रिएक्शन के समानुपाती होता है। ओके, नॉर्मल रिएक्शन के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगला देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। नॉर्मल क्या होता है, अभिलंब बल। ओके, अभिलंब बल, जब आप इसकी सरफेस पे खड़े होते हैं तो सरफेस भी आपको ऊपर की तरफ बल लगाता है, क्योंकि आप नीचे उसको दबाने का प्रयास करते हैं। तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं सरफेस के लंबवत, उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स है, वो नॉर्मल है। आगे देखेंगे गतिज घर्षण बल। तो ये घर्षण बल क्या होता है, जब वस्तु गति करती है तो उस टाइम जो बल कार्य करता है घर्षण, यानी देखिए वस्तु रुकी है तब भी घर्षण बल कार्य करेगा, और जब चलेगी तब भी बार बार इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं गतिज घर्षण बल। ये भी कांस्टेंट होता है, और ये क्या होता है, F K = म्यू के इंटू में एन, याद रखना है। F K = म्यू के इंटू एन। अब घर्षण कोण क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये किसके बीच का कोण है, ध्यान रखिएगा कि घर्षण कोण किसके बीच का कोण है। देखिए, घर्षण कोण क्या होता है, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी P तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R के मध्य का कोण है। यानी कि R हुआ ये, रिएक्शन तो ऊपर लगेगा किसी ऑब्जेक्ट का, रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, सतह के समांतर ऐसे लगेगा। तो इनका रिजल्टेंट तो ये आएगा। तो इसमें डेफिनेशन क्या है कि रिजल्टेंट और जो आपका अभिलंब सदिश है या अभिलंब बल है उसके बीच का कोण जो होता है आर वेक्टर, घर्षण कोण है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि tan थीटा जब लेंगे तो ये याद रखना है कि tan थीटा = म्यू एस होगा। tan थीटा = हो जाएगा म्यू, ये याद रखना है। इस तरह से जैसे आपको दिया रहेगा कि किसी का म्यू जो है इस तरह से √3 है, तो आपसे पूछेगा उसका थीटा कितना होगा, तो आप tan थीटा के बराबर कर लीजिएगा। तो √3 कब आता है, 60 पे आता है। बस इतना ही करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट एक मिनट, कुछ और तो बचा नहीं है, नहीं, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, रुच्छ आनत समतल पर वस्तु की गति, यानी कि कोई ऐसी खुरदुरी सतह है उस पर कोई गति कर रही है वस्तु, तो उस पर क्या क्या कंडीशन होगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एयरफोर्स का एग्ज़ाम देते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत रेयर सवाल आते हैं, बट इसके फार्मूले याद कर लीजिएगा। फार्मूले ही पूछे जाएंगे डायरेक्ट, तो आप फार्मूले इसको याद कर लीजिएगा कि कब क्या क्या होता है। तो देखिए कई कंडीशन, इसमें कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है कि वस्तु का द्रव्यमान जो गिर रही है उसका द्रव्यमान यम है, और क्षैतिज से कोण थीटा है,
ओके, 1 मिनट। 36 से कोण जो है थीटा है, 1 मिनट 1 मिनट। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फार्मूले याद रखने हैं आपको। जब मान लीजिए कोई एक घर्षण युक्त कोई सरफेस है, अगर उस वस्तु को ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर ले जाने के लिए और किसी वस्तु को नीचे ले जाने के लिए कितना बल लगाना है, तो उसमें 2 केस यहाँ पे दिया हुआ है कि वस्तु को जब नीचे की ओर गति कर रही है तो नीचे की ओर लेके जाने के लिए कितना बल लगाना है। तो बल कितना निकालेंगे आप लोग, mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा। आपको म्यू दिया रहेगा और यम भी पता रहेगा, जे भी पता रहेगा, थीटा भी पता रहेगा। जो क्षैतिज के साथ ये कोण होता है थीटा, आनत तल जो होता है वो क्षैतिज के साथ एक तरह से कोण बनाया जाता है, वो दिया रहेगा आपको। तो सब मान दिए रहेंगे, बस आपको फार्मूला ये याद होना चाहिए, उस टाइम पे ये लगा देना है। और जब किसी वस्तु को ऊपर लेके जाना है, मतलब यहाँ पे है उसको ऊपर लेके जाना है, तो वहाँ पे जो बल लगाना पड़ेगा वो mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखिए अभिकेंद्र बल, ये बताया गया था आपको वृत्तीय गति में कि वृत्तीय गति में जब कोई कण, अभिकेंद्र बल क्या होता है उसमें कि कण को एक वृत्तीय गति करने के लिए जो आवश्यक बल लगाया जाता है ताकि उसकी वेग की दिशा बदले बार बार। आप लोग अगर वृत्तीय गति नहीं देखें तो पीछे जाके देख सकते हैं। तो वो गति की दिशा बदलने के लिए जो बल लगाना पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, v² r या ω²r। ओमेगा क्या होता है बताया हूँ, ये कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग। ओके, तो इसमें यह ध्यान रखना है कि v²r और ω²r, ये फार्मूला दोनों याद रखना है आपको। अब देखिए अभिकेंद्र बल क्या होता है, वही जो बल लगाते हैं वही बल को, देखिए ये त्वरण है, यह बराबर होता है यम में। तो ये भी ए का मान है, v²r किसका मान है, ए का मान है, ω²r किसका मान है, ए का मान है। तो जब इसमें यम से गुणा कर देंगे तो यह बल हो जाएगा। यम गुणे ए किसका मान होता है, फोर्स होता है। देखिए इसमें भी यम से गुणा किया है, इसमें भी यम से, ऊपर वाला फार्मूला है सेम, यम से गुणा किया है तो यह अभिकेंद्र बल हो जाता है। यह बल क्या होता है कि वस्तु को घुमाने के लिए कार्य करता है। इसकी दिशा क्या होती है, केंद्र की ओर होती है। ये याद रखना है कि अभिकेंद्र बल की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। ओके, सो आगे देखिए अपकेंद्र बल इंपॉर्टेंट है। अपकेंद्र बल क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि बाहर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या करता है, बाहर की तरफ फेंका जाता है, जैसे टर्निंग वगैरह पे, तो एक फोर्स क्या होता है, बाहर की तरफ कार्य करता है। देखिए बल हमेशा पेयर में होते हैं, सिंगल बल नहीं होता है। आप किसी वस्तु को खींच रहे हैं इधर, तो इसका मतलब अपोजिट दिशा में एक और बल होना चाहिए, और वही बाहर की दिशा जो होती है वही होता है अपकेंद्र बल आपका। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, एक जड़त्वीय बल है और स्यूडो फोर्स है। ये इंपॉर्टेंट है, जड़त्वीय बल है और स्यूडो फोर्स है, यानी दिखेगा नहीं। जैसे मान लो कार पलट गई तो आपको पता थोड़ी नहीं चलेगा कि कौन बाहर की तरफ धकेल दिया, लेकिन आप एक्चुअल में बाहर की तरफ गिर ही जाएंगे। तो ये स्यूडो फोर्स है। और इसकी दिशा क्या होती है कि अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, यानी केंद्र से बाहर की ओर। ये केंद्र है इसका, तो इसके बाहर की ओर इधर, तो ये किसकी दिशा होती है, अपकेंद्रीय बल की। तो अपकेंद्र बल का कई यूज है, जैसे क्रीम निकालने की मशीन होती है, ड्राई क्लीनर होता है, अपकेंद्रीय पंप होता है। जैसे वो देखे होंगे आप लोग, क्रीम निकालते हैं लोग मथनी वगैरह लेके, तो उसका यूज वहाँ पे करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। इस फार्मूला इसका सेम होगा अभिकेंद्रीय बल के, mv²/r या mr⍵²। ये भी अभिकेंद्र बल के कुछ उदाहरण भी हैं यहाँ पर। बिना फिसले अगर कहीं से वाहन को निकलना है तो उसके लिए फार्मूला जो होगा μrg, ये इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला बस आपको कहीं चार्ट बना लेना है, उसको लिख लेना है। और कितना सड़क को उठाना रहता है, देखे होंगे आप लोग कि सड़क को थोड़ा सा कहीं पे ढाल कर लेते हैं लोग, तो वो ढाल कितना होगा ये थीटा निकाल सकते हैं। v क्या है कि उस पर गाड़ी कितनी स्पीड से जाएगी, r क्या है त्रिज्या है, और g क्या है 9.8 यानी गुरुत्वीय त्वरण है। और देखिए यदि सड़क और कार के टायरों के बीच घर्षण उत्पन्न होता है तो कार का वेग जो होता है निम्न सूत्र से प्राप्त करते हैं। ये फार्मूला पूछा गया है, लेकिन सूत्र आपको सबका याद रखना है। मैं आपको बस यही कहूँगा कि सूत्र याद रखिए सबका, सूत्र को रट डालिए, ठीक है ना। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से हम लोगों ने जो न्यूटन का गति विषयक नियम है उसको कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो इसमें आपको क्या करना है, मेनली जो पॉइंट को बताया हूँ नोट डाउन करने के लिए, वो नोट डाउन कर लेना है, और जो इंपॉर्टेंट फार्मूले है उसको एकदम रट डालना है। सो आपका काम हो जाएगा। हम लोग लाइव सेशन में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगा लेंगे। ओके।